मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का ये जो पहला चैप्टर है सेट्स। इस समुच्चय के छठे पार्ट को लेके हम आए हैं और इस छठे पार्ट में शुरुआत की जाएगी डिमॉर्गन्स रूल से। डिमॉर्गन के नियम जो दिए गए हैं, यहाँ पे 4 नियम आपकी बुक में दिए गए हैं और इन चारों नियमों में से मैं ज़्यादातर का डेरिवेशन आपके समक्ष लेके आया हूँ आज, और इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको सीखना है। क्योंकि अगर आप डेरिवेशन सीख गए तो इसका मतलब सेट्स की समस्याओं को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और जो एक्सरसाइज दी गई हैं, आपकी 5-6 एक्सरसाइज दी गई हैं यहाँ पे, तब उसके बाद उनको सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आइए पहले सॉल्व करते हैं। डिमॉर्गन का जो फर्स्ट रूल है, इसके डेरिवेशन को दिखाते हैं। We have to prove A union B whole dash equals to A dash intersection B dash। यही तो है आपका पहला रूल। आप देखें कि we have to prove, यहाँ पे एक लाइन पहले लिख चुका हूँ मैं। Let X belongs A union B whole dash। कैसे डिराइव करते हैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपको। हमने माना कि x एक जनरल एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट्स है, आप x, y, t, u कुछ भी ले सकते हैं। फ़िलहाल हमने यहाँ पे x कंसीडर किया है। लेट x बिलोंग्स a यूनियन b होल डैश इम्प्लाइज दैट x नॉट बिलोंग्स a यूनियन b। जैसे होल डैश में, जैसे इस समुच्चय में अगर कोई एलिमेंट x था तो इसका मतलब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे, यानी कि इसका पूरक समुच्चय लेंगे, तो इसका मतलब x उसमें नहीं होगा। यही तो बताया गया था पहले से ही। और एक छोटी सी बात अगर आप ना जानते हो तो जान लें कि a डैश होल डैश इक्वल्स टू a। ये बेसिक थ्योरम्स होते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि a डैश यानी कि a के पूरक समुच्चय लिया गया था। अगर उसका एक बार फिर से पूरक समुच्चय लिया जाएगा तो दिया गया मुख्य समुच्चय ही उसका रिजल्ट हो जाएगा। तो मैंने लिखा a डैश होल डैश इक्वल्स टू a। यहाँ पे आपका रिजल्ट आ रहा है x नॉट बिलोंग्स a यूनियन b, यानी कि x जो एलिमेंट आपने कंसीडर किया था वो a यूनियन b में नहीं है। इसका मतलब वो a में नहीं है और b में भी नहीं है। implies that x not belongs A and x not belongs B। आप इस प्रकार से समझ रहे हैं। हम फिर से यहाँ पर लिखने वाले हैं implies that x belongs A dash। अब तो आपको ये सारी बातें जो हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं वो तो सारी बातें समझ में आ ही रही हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। एंड x बिलोंग्स b डैश, आपने देखा कि x a डैश में है और x b डैश में भी है। इसका मतलब x बिलोंग्स करेगा यहाँ पर a डैश इंटरसेक्शन b डैश। आप यहाँ पर लेके चले थे कि x a यूनियन b के होल डैश में है और आपने दिखा दिया कि x a डैश इंटरसेक्शन b डैश में है। अतः इन दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं A यूनियन B होल डैश इज सबसेट ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। यहाँ पे आगे बढ़ूँगा। अब की बार मैं एक जनरल एलिमेंट Y लेके चलूँगा कि Y यहाँ पे राइट साइड में बिलोंग करता है। नाउ लेट y बिलोंग्स a डैश इंटरसेक्शन b डैश। इसी में तो लेके लिए मैंने कहा था ना। अब यहाँ पे a डैश इंटरसेक्शन b डैश में है तो इसका मतलब y बिलोंग्स a डैश एंड
y बिलोंग्स b डैश, इस प्रकार से हो जाएगा ये y बिलोंग्स a डैश एंड y बिलोंग्स b डैश। अगर मैं लिखूं कि अगर यहाँ से डैश हटा दिया जाए तो लिखा जाएगा y नॉट बिलोंग्स a, एंड है तो एंड लिखा जाएगा y नॉट बिलोंग्स b। y a में नहीं है और y b में नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि y नॉट बिलोंग्स a यूनियन b। y a यूनियन b में बिलोंग नहीं करता है। अगर मैं इसका यहाँ पे डैश ले लूँगा यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री ले लूँगा तो मैं लिखूँगा y बिलोंग्स a यूनियन b होल डैश। आप लेके चले थे कि y a डैश इंटरसेक्शन b डैश में है, आपने प्रूफ कर दिया कि y a यूनियन b के होल डैश में है। इसका मतलब ये हुआ कि अतः एक लाइन में लिख लेंगे a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज सबसेट ऑफ a यूनियन b होल डैश। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें। अब इक्वेशन 1 यहाँ पर है और इक्वेशन 2 यहाँ पर लिखा गया है। आप देखें कि 1 और 2 में जो कंडीशंस दोनों से बन रही है वो कंडीशन बन रही है a सबसेट b की और b सबसेट a की। आप जानते हैं जब a सबसेट b और b सबसेट a की कंडीशन अगर फुलफ़िल हो रही है तो इसका मतलब ये दोनों समुच्चय समान है, यानी कि a इक्वल्स टू b है यहाँ पर। तो अगर अभी भी समझने में समस्या है तो मैं लिखूँगा समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या कह देंगे, वही चीज़ जो प्रूफ करके आप जो प्रूफ करने के लिए कहा गया था, यानी कि a बराबर b, यानी कि a यूनियन b होल डैश इक्वल्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ये चीज़ प्रूफ करने के लिए कही गई थी, हैंस प्रूव्ड। इसको स्टूडेंट्स नोट करें। और अभी हाँ छोटी सी जगह हमारे पास है, हम जो है कि जगह क्या अगले इसको रफ़ करता हूँ तब आपको बताता हूँ, बिल्कुल इत्मीनान से बताऊँगा आपको। जगह का कंजस्टेड नहीं होना चाहिए, न था आपको समझने में थोड़ी समस्याएं आती हैं। तो इसको आप नोट करें। उसके बाद इसका वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग a यूनियन b होल डैश इक्वल्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश कैसे प्रूफ करता हूँ। आप ध्यान दें, मैं इसी डेरिवेशन को वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने कहा कि कैसे सॉल्व करते हैं। आपको पूर्ण रूप से सारी बातें समझ में आने वाली हैं। यहाँ पर 2 फिगर पैरेलल इस प्रकार से बनाए जाएंगे और ये a इसको b इसको समष्टि समुच्चय u मानते हैं। इसके पैरेलल एक और फिगर इसी प्रकार से बनाते हैं। ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा और ये यूनिवर्सल सेट u को रिप्रेजेंट कर रहा है। a यूनियन b होल डैश मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि a यूनियन b होल डैश का मतलब a यूनियन b से बाहर का हिस्सा जो होगा वो a यूनियन b का होल डैश कहा जाएगा। a यूनियन b आप जानते हैं, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ ये a यूनियन b का होल डैश कलर कर रहा हूँ, यानी कि a यूनियन b से बाहर के हिस्से को मैं कलर कर रहा हूँ। बिल्कुल ही यहाँ पे कंसंट्रेशन बनाने की आवश्यकता है आपको। कंसंट्रेशन यहाँ से ब्रेक नहीं करना है आपको। ये है अभी आपने जो मैंने कलर कर लिया है वो a यूनियन b का होल डैश रिप्रेजेंट करता है। अब की बार मैं बात करूँगा a डैश। सबसे पहले मैं a डैश कलर करने वाला हूँ। a डैश का मतलब a से बाहर के पूरे हिस्से को मैं वर्टिकल लाइनिंग के ज़रिए यहाँ पे कलर कर रहा हूँ। ये वर्टिकल लाइनिंग हो रही है यहाँ पे, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखाओं के ज़रिए मैं a डैश को कलर कर रहा हूँ। a डैश को कलर कर रहा हूँ।
ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो ए डैश का हिस्सा है। आप देख रहे हैं कि केवल मैंने ए को छोड़ दिया है बस, और ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं यानी कि वर्टिकल लाइनिंग की गई है यहाँ पे ए डैश। अब मैं बी डैश को कलर करने जा रहा हूँ। बी डैश का मतलब बी को छोड़ने वाला हूँ, इस बार बी को छोड़ने वाला हूँ। आप ध्यान दें, ये क्षैतिज रेखाओं के जरिए बी डैश को कलर किया जा रहा है। बी डैश यानी कि बी से बाहर का हिस्सा, यू की सीमाओं तक। यू की सीमाएं क्या होती हैं? ये संपूर्ण क्वाड्रिलेटरल यानी कि जो आयत, जो रेक्टेंगल आपके सामने दिखाया जा रहा है, ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट की सीमाएं कही जाती हैं। आप ध्यान दें, हम यहाँ पर बी डैश रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि बी की सीमाओं से बाहर के संपूर्ण हिस्से को मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ। ये हुआ। अब उसके बाद आप समझने का प्रयास करें कि अगर एक फिगर जो कि सेट फॉर्म में, यानी कि ये इसको कहते हैं हम लोग वेन डायग्रामेटिक फॉर्म में, अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाए और उसमें दो अलग अलग प्रकार की लाइनिंग हो। एक यहाँ पे क्षैतिज रेखाओं के जरिए बनाया गया था, क्षैतिज रेखाओं के जरिए हमने बी डैश बनाया है। ऊर्ध्वाधर रेखाओं के जरिए हमने ए डैश बनाया है। अगर मैं कहूँ इन दोनों का इंटरसेक्शन पोर्शन कौन होगा, तो इंटरसेक्शन पोर्शन का मतलब होता है जो चेक द्वारा छादित भाग हो, यानी कि जिसमें दोनों हिस्से आ जाएं। आप देखें कि ए और बी से बाहर का जो हिस्सा बनाया गया है वो पूरा का पूरा हिस्सा चेक द्वारा छादित है, यानी कि यहाँ पर दोनों प्रकार की लाइनिंग्स आ गई हैं। आप क्या देख रहे हैं कि इसका चेक पोर्शन और इसका कलर्ड रीजन सेम रीजन यहाँ पे दे रहे हैं। तो आप पहले वाले रूल को, पहली बात तो आपने सॉल्व किया था, थोड़ी देर पहले आपने प्रूफ किया था यहीं पर, जो सेट के बेसिक ऑपरेशंस हैं उनके माध्यम से आपने प्रूफ किया था कि ये दोनों सेट बराबर हैं। उसके बाद आपने वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आपने प्रूफ कर लिया है कि ये दोनों सेट बराबर हैं। यहाँ पर लिखने की बात होगी कि संपूर्ण छादित भाग ए यूनियन बी होल डैश को निरूपित करता है। यहाँ पर नीचे लिखना होगा कि चेक द्वारा छादित भाग, चेक, ये जो चेक पोर्शन है यानी कि जिसमें दोनों रेखाएं आ जाती हैं उसको हम चेक पोर्शन कहते हैं। तो चेक द्वारा छादित भाग ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को निरूपित करता है। आपने यहाँ पर पहला प्रूफ पूर्ण रूप से दोनों तरीक़ों से कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको दूसरा प्रूफ यहाँ पर वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाना चाहता हूँ। आप ध्यान दें, वी हैव टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? आप ध्यान दें, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। हमको मालूम नहीं है, पता नहीं है सही है कि गलत है। मैं बड़ा आसान तरीके से वेन डायग्राम के माध्यम से, ये तो फिलहाल यहाँ पर राइटिंग का और आपको दिखाने की आवश्यकता होती है, अन्यथा आप वेन डायग्राम का फिगर बहुत ज़्यादा 10 सेकेंड या 5 सेकेंड में भी बना सकते हैं। 5 सेकेंड, विद इन 5 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय यहाँ पर आपका ज़्यादा लेने वाला हूँ, जिससे कि फिगर में आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाए जा सके सारी बातों को। और इसके सिनेरियो में जिन चीज़ों को आपको समझना है उन चीज़ों को भी आप समझने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पर ए है, ये बी है, ये ए लिख रहा हूँ और इसे बी लिख रहा हूँ। इसी प्रकार से यहाँ पे भी दो फिगर यानी कि ए और बी, दो सेट यहाँ पर यू के अंतर्गत बनाने हैं। ये समष्टि समुच्चय यू को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप। ए इंटरसेक्शन बी होल डैश का मतलब ए इंटरसेक्शन बी के अलावा जो भी है यू में, वो सारा का सारा हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी होल डैश कहा जाएगा। ये देख लीजिए कि पूरा ये जो कलर्ड रीजन है, जो मैं कलर कर रहा हूँ इस समय, वो हिस्सा मैं कलर कर रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी होल डैश के हिस्से को मैं कलर कर रहा हूँ। संपूर्ण रूप से चीज़ें आपके समझ में आने वाली हैं।
बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सब बिल्कुल आसान है। ये ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर आप लिखेंगे, नीचे फिगर के नीचे लिखा जाएगा संपूर्ण छायित भाग ए इंटरसेक्शन बी होल डैश को निरूपित करता है। अब की बार मैं यहाँ पे पहले ए डैश को कलर करने वाला हूँ, ए डैश, यानी कि ए को छोड़ूंगा, बाकी सब कलर करूँगा तो वो ए डैश कहा जाएगा। और ए डैश को मैं कलर कर रहा हूँ ऊर्ध्वाधर रेखाओं यानी कि वर्टिकल लाइनिंग के जरिए। ये वर्टिकल लाइनिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आप जान रहे हैं, ये वर्टिकल लाइनिंग रिप्रेजेंट कर रही है ए डैश। सेट ए डैश को रिप्रेजेंट किया जा रहा है वर्टिकल लाइनिंग के जरिए। आप ध्यान देते जाएं, बिल्कुल भी कंसंट्रेशन आप ब्रेक नहीं करेंगे यहाँ पर। ये ए डैश मैंने कलर किया है वर्टिकल लाइनिंग से। अब मैं बी डैश कलर करने वाला हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइनिंग से यानी कि क्षैतिज रेखाओं से मैं बी डैश को कलर करने वाला हूँ। आप ध्यान दें, यानी कि बी की सीमाओं से मैं बाहर ही रहूँगा, बी की सीमाओं के अंदर मुझे नहीं जाना है। आप ध्यान दें, ये हॉरिजॉन्टल लाइनिंग यानी कि क्षैतिज रेखाओं के जरिए आपको बी डैश रिप्रेजेंट किया गया है, बी डैश। आप समझने का प्रयास करें, अगर वर्टिकल लाइनिंग यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखाओं और क्षैतिज रेखाओं के मध्य जो हिस्सा बनाया गया है, अगर उसके यूनियन की बात करूंगा तो यूनियन में वो हिस्सा आता है जो कि चेक द्वारा छायित हो या फिर एक रेखीय छायित हो, यानी कि जहाँ पर ये दोनों रेखाएं आई हैं या फिर जहाँ पर एक रेखाएं आई हैं, वो सारा का सारा हिस्सा यूनियन का हिस्सा कहा जाता है। आप जानते हैं यूनियन की जो डिफिनीशन आपको दी गई थी, उस यूनियन के डिफिनीशन में आपको बताया गया था कि ए यूनियन बी में वे अवयव आते हैं जो ए में हैं, केवल ए में हैं, या केवल बी में हैं, या ए और बी दोनों में कॉमन है। वो सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे क्या कहे जाते हैं, ए यूनियन बी के, सॉरी, ए डैश यूनियन बी डैश के एलिमेंट्स कहे जाएंगे। तब आप यहाँ पर देखें कि इसका जो ए डैश यूनियन बी डैश का हिस्सा है और इसका टोटल कलर्ड रीजन है, वो दोनों सेम हो रहे हैं। यहाँ पर लिखने की आवश्यकता है कि संपूर्ण छायित भाग ए डैश यूनियन बी डैश को निरूपित करता है। यहाँ पर लिखने की बात है कि संपूर्ण छायित भाग ए इंटरसेक्शन बी होल डैश को निरूपित करता है। ये दो प्रूफ आपने बड़ी आसानी से देख लिए हैं। इसके बाद तीसरे और चौथे प्रूफ में मैं एक डेरिवेशन आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और उसको सेट ऑपरेशंस के ज़रिए बताने वाला हूँ। चूँकि यहाँ पर जब तीन समुच्चय होते हैं तो आपको थोड़ी सी समस्याएं आती हैं वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग भी बताऊँगा। आप ध्यान दें कि यहाँ पर डी मॉर्गन का तीसरा रूल आपके सामने है और मैंने कहा कि मैं इसे दोनों तरीक़ों से आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आपको दिखा सकता हूँ कि वेन डायग्राम में थोड़ा समय कम लगेगा। इसके बाद तब फिर हम आपको दिखाएंगे इसे कि इसे आप ये क्या नाम है सेट ऑपरेशंस के ज़रिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे बताता हूँ आपको। ये यूनिवर्सल सेट यू से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर ए और इसे बी और इसे सी से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद इसी के पैरेलल एक फिगर और सेम साइज का और इसी भी ए बी सी जितने बड़े आकार में यहाँ पे बनाए गए हैं, लगभग उसी आकार में यहाँ पे भी बनाने का प्रयास और उसी पोजीशन में बनाने का प्रयास यहाँ के करना चाहिए, जिससे कि समझने में कोई समस्या ना हो आपको। ये ए बी और सी है, ये यूनिवर्सल सेट यू है। ए से बी यूनियन सी को बाहर किया गया है, यानी कि हमको ए का वो हिस्सा लेना है जो कि बी यूनियन सी में ना हो। ए माइनस बी यूनियन सी
आप ध्यान दें, जो हिस्सा मैंने यहाँ पे कलर किया है वो A माइनस बी यूनियन सी का हिस्सा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर मैं B यूनियन सी की बात करूँगा तो B यूनियन सी में ये पूरा का पूरा रीजन यहाँ पे, ये पूरा का पूरा रीजन यहाँ पे काम करेगा, ये B यूनियन सी का रीजन कहा जाएगा। अगर मैं कहूँगा कि केवल A से उस हिस्से को आपको हटाना है जो B यूनियन सी का हिस्सा हो, तो इसको हमने इस प्रकार से क्षैतिज रेखाओं के जरिए यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइनिंग के जरिए कलर किया है। आगे बात करेंगे हम A माइनस बी की। इसे प्रूफ करने के लिए एक पार्ट आपने यहाँ पे दिखाया है, मैं इसका सलूशन यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तब तो पता चलेगा कि ये सही है रूल की गलत है। अगर ये दोनों बराबर आ जाएँ तो हम कह देंगे कि ये रूल सही है, अन्यथा रूल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर A माइनस बी को मैं पहले कलर करने वाला हूँ। A माइनस बी, आप ध्यान दें, A माइनस बी का मतलब A में है लेकिन B में नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल लाइनिंग के जरिए A माइनस बी को कलर कर रहा हूँ। A माइनस बी, कोई समस्या नहीं हुई A माइनस बी को समझने में। उसके बाद A माइनस सी को कलर करूँगा, यानी कि A का वह हिस्सा जो C में ना हो, A का वह हिस्सा जो C में नहीं है। A माइनस सी मैं क्षैतिज रेखाओं के जरिए कलर कर रहा हूँ यहाँ पर। A माइनस सी कलर कर रहा हूँ। आपने जो क्षैतिज रेखाओं के जरिए कलर किया है इसे आपने A माइनस सी नाम दिया है। जो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के जरिए, विद्यार्थियों को एक बात यहाँ पे सख्त हिदायत दे रहा हूँ कि अगर समझने में समस्या आया करे तो साइड में रफ वर्क में लिख लिया करें कि ऊर्ध्वाधर रेखाओं के जरिए A माइनस बी को रिप्रेजेंट किया गया है और क्षैतिज रेखाओं के जरिए A माइनस सी को रिप्रेजेंट किया गया है। जब आप इन चीज़ों को बाकायदे लिख के अलग तरीके से फिर से समझने का प्रयास करेंगे तब चीज़ें 100% समझ में आएंगी, अन्यथा इतना आसान चीज़ें नहीं होती हैं मैथमेटिक्स में समझने के लिए। आप जानते हैं बहुत ही मेहनत करने के बाद मैथमेटिक्स आप सीख पाते हैं। तो मेरी मेहनत को सफल करने का केवल एक तरीका है कि आप बेहतर तरीके से मैथमेटिक्स सीखने का प्रयास करें। मैं इसमें कभी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। चलिए अब A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी, यानी कि जो क्षैतिज रेखाएं हैं, जो क्षैतिज रेखाएं हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, अगर मैं बात करूं कि इनके इंटरसेक्शन पोर्शन में कौन सा हिस्सा होगा तो इनके इंटरसेक्शन पोर्शन में कुछ गलती हो गई। आप ध्यान दें ज़रा, कुछ गलती यहाँ पे हो गई। जब मैं A माइनस सी कलर कर रहा था तो A का वह हिस्सा जो केवल C में नहीं होना चाहिए था, A माइनस सी, यहाँ पर देखें कि इस हिस्से में जो है कि सबसे पहले मैंने A माइनस बी, देखिए गलत हो गया है। ये ऐसी गलती आपके सामने भी हो सकती है और मैं इस गलती को वीडियो को कंप्लीट करते समय हटाऊंगा नहीं, क्योंकि गलतियों से भी आपको सीखना है। यहाँ पे गलतियाँ कहाँ पे हो सकती हैं, जहाँ थोड़ा सा ध्यान भंग हुआ वहाँ तुरंत गलती होगी आपसे। मैं फिर से फिगर बना रहा हूँ और दिखाऊँगा कहाँ पे गलती हो रही है आपसे। ये है A, ये है B और ये है C। A, B और C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये समष्टि समुच्चय U से रिप्रेजेंट किया गया है। पहले A माइनस बी को कलर कर रहा हूँ। A माइनस बी को मैं वर्टिकल लाइनिंग के जरिए A माइनस बी को कलर कर रहा हूँ। A माइनस बी, यही तो होगा A माइनस बी, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद A माइनस सी को कलर करने जा रहा हूँ, यानी कि A का वह हिस्सा जो C में नहीं है। अब की बार C वालों को छोड़ूंगा, बस C वाले को छोड़ने वाला हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइनिंग के जरिए C वाले को छोड़ना है मुझे।
सी के अंदर नहीं जा सकते हम। बस हो गया। आप देखें कि अब की बार आपने गलती नहीं की है। कंसंट्रेशन कई बार हमारा भी भंग हो जाता है। आपको समझाने के बेहतर में ज़्यादा सोचने के एवरेज में कई बार कंसंट्रेशन भंग होने का खामियाजा ये होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। आप ध्यान दें, यहाँ पर जो क्षैतिज रेखाओं के जरिए कलर किया गया है, क्षैतिज रेखाओं के जरिए वो a माइनस सी को कलर किया गया है और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के जरिए a माइनस बी को कलर किया गया है। यहाँ पर आप देखें कि अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो इंटरसेक्शन का मतलब चेक पोर्शन, और चेक पोर्शन इसके कलर्ड रीजन के बराबर है। आप देख रहे हैं, इसको यहाँ से हटा दीजिए, इसके बराबर ये है। तो आपने देखा कि यहाँ पर तीसरा प्रूफ यानी कि डिमॉर्गन का जो तीसरा नियम है उसको आपने वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। मैं आगे बढ़ूँगा, इसको सेट ऑपरेशंस के ज़रिए कैसे सॉल्व करता हूँ ये चीज़ भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसका प्रूफ सेट ऑपरेशंस के ज़रिए, लेट x बिलोंग्स a माइनस बी यूनियन सी। मैं मान रहा हूँ कि x एक जनरल एलिमेंट जो कि यहाँ पर a माइनस बी यूनियन सी में है। अब विद्यार्थियों को ये बातें पूर्ण रूप से समझ में आनी चाहिए कि इसका मतलब होगा कि x बिलोंग्स a एंड x नॉट बिलोंग्स b यूनियन c, यानी कि x a में है और b यूनियन c में नहीं है। आगे बढ़ूँगा, लिखूँगा x बिलोंग्स a एंड x अगर b यूनियन c में नहीं है तो इसका मतलब x b में भी नहीं है और c में भी नहीं है। x नॉट बिलोंग्स b एंड x नॉट बिलोंग्स c। आगे बढ़ेंगे और इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए कैसे सॉल्व करते हैं आप समझने का प्रयास करें। x बिलोंग्स a एंड x नॉट बिलोंग्स b, ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों के लिए। x बिलोंग्स a एंड x नॉट बिलोंग्स b, एंड यहाँ पे एंड इस प्रकार से लिख रहा हूँ, x बिलोंग्स a एंड x नॉट बिलोंग्स c, इसको अलग लिख रहा हूँ। आप केवल इतने हिस्से को देखें कि x a में है और b में नहीं है, इसका मतलब x बिलोंग्स a माइनस b एंड यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग्स a माइनस c, x बिलोंग्स a माइनस c। x a माइनस b में है और x a माइनस c में है, इसका मतलब हो जाएगा x बिलोंग्स a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c। इसका मतलब तो यही होता है ना, इंटरसेक्शन होता है। अगर दोनों में कोई एलिमेंट है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में वह एलिमेंट होना चाहिए। अब आप चाहें तो यहाँ पर फिर से लेके चलें कि माना x बिलोंग्स a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c, तो आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे, या फिर आपके सामने एक शॉर्टकट यहाँ पे है कि दिस इम्प्लाई एंड इम्प्लाइज दैट की शर्त ये दिखाती है कि a माइनस बी यूनियन c इक्वल्स टू a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c। अगर आप केवल इम्प्लाइज दैट का निशान लगाते तो यहाँ पर सबसेट का निशान आता, लेकिन अगर आपने दिस इम्प्लाई एंड इम्प्लाइज दैट के ज़रिए कंडीशन को बदल दिया है तो इसका मतलब ये इक्वलिटी की कंडीशन को यहाँ पर शो करता है। इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। हैंस प्रूव्ड। डिमॉर्गन थ्योरम का ये टॉपिक आपका समाप्त करता हूँ। जो इसका चौथा एक पार्ट और बचा है उसको विद्यार्थी स्वयं से सॉल्व करने का प्रयास करें। प्रॉब्लम आती है तो हमसे बात करें, उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अगले टॉपिक में हम आपसे बात करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज को 1 बाय 1 लास्ट तक। लगभग अभी मेरा विचार है कि 3 से 4 वीडियो भी आपके बन सकते हैं इसमें। बस विद्यार्थियों को एक एक चीज़ यहाँ पे जो भी मैंने अभी तक दिया है
ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही इत्मीनान से, आराम से आपको बताई गई हैं। इनका सबसे अच्छा फ़ायदा अगर आपको उठाना है तो आप साथ साथ नोट्स मेंटेन कीजिए अपना। और मैंने आपसे वादा किया है कि मैं इस टॉपिक को समाप्त होते होते इसका पूरा नोट्स मैं आपको दे दूंगा। हाँ, उसमें क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, उसमें थ्योरी रहेगी, उसमें एग्जाम्पल्स रहेंगे, लेकिन क्वेश्चंस मैं आपको बोर्ड पे ही ज़्यादातर बताने वाला हूँ। मैंने ये भी कहा है कि टॉपिक के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट मिलेंगे मैं, आप जानते हैं कि मैं सॉल्व करूँगा उसको पूर्ण रूप से। इस टॉपिक को यहीं पे, यानी कि इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।